नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि अपभ्रंश भाषा का काल है, यानी कि अपभ्रंश भाषा का समय क्या है, आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है, तो अब मैं विकल्प को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे थोड़ा सा समय लगता था और आप सब भाई बहनों की डिमांड थी कि सर प्रश्नोत्तरी को थोड़ा सा तेज कराया जाए। तो बिल्कुल सही आप लोगों का डिमांड था, उसको देखते हुए अब तेजी के साथ हम लोग प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो अपभ्रंश क्या है? बोले सर अपभ्रंश तो यही है कि 500 से 1000 ईस्वी अपभ्रंश। अपभ्रंश 500 से 1000। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? जवाब आपको देना है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सौरसेनी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ये ध्यान में रखिएगा। और हिंदी की उत्पत्ति के विषय में आप लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले संस्कृत, फिर पाल, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? आपको जवाब देना है कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी 1000 ईस्वी इज राइट आंसर, है ना। हिंदी भाषा का आरंभ पूरा 1000 ईस्वी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 4, संदेश रासक के रचयिता इनमें से कौन है? आपको जवाब देना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी अब्दुल रहमान इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, जो संदेश होता है ना, संदेश क्या करता है? रहम देता है। तो रहम फार रहमान को ध्यान में रखिएगा। और हम लोग संदेश को ही रहम मान लेते हैं। कोई व्यक्ति है, आपका प्रिय व्यक्ति है, भाई है, बंधु है, कोई भी है, आपसे अगर दूर है, अगर वहाँ से संदेश ही दे दिया, मैसेज ही कर दिया कि मैं सकुशल हूँ या पहुँच गया हूँ, तो आप रहम मान लेते हैं। तो संदेश रहम, रहम मानते हैं। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? जवाब दीजिए। विकल्प आपके सामने है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी सरहपा इज राइट आंसर, है ना। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना कि शिवपूर्ण है, यानी कि शिव सिंगर के अनुसार पुष्पदन शिवपूर्ण है। राहुल सर है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा है, शिवपूर्ण है, राहुल सर है। शंभू राम कुमार वर्मा, और शंभू को राम कुमार वर्मा जी ने पहला कवि माना था। और सालभद्र को कौन नहीं जाना, तो जात के वर्मा है। तो ये गणपत चंद्र गुप्त जी ने सालभद्र सूर को माना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो फिलहाल आपका जो प्रश्न था कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहपा है, तो राहुल सरहपा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 6 है कि पाहुड़ दोहा कृति है, यानी कि पाहुड़ दोहा कृति किसकी है? आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न जो है बड़ी गंभीर चोट करता है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पाहुड़ दोहा राम सिंह की, है ना। अब आपने देखा होगा ना, पाहुड़ है, पाहुड़ कौन है? पाहुड़ दोहा किसका? बोले राम सिंह का दोहा जो है पाहुड़ दोहा है, पाहुड़ दोहा राम सिंह का। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 7 है कि हंस जवाहिर के रचयिता हैं, यानी कि हंस जवाहर कृति किसकी है, रचना किसकी है? जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी कासिम शाह इज राइट आंसर, है ना। हाँ, जवाहर, हंस जवाहर कासिम का। हंस जवाहर किसका है? कासिम का है, ध्यान में रखिएगा कि हंस जवाहर, जवाहर वाला हंस किसका है? बोले सर कासिम का है, तो कासिम पर कासिम शाह को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो इसको थोड़ा सा
चेंज कर लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है ना। 4 विकल्प हैं, 4 में से 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो आपको जवाब देना है और आप सब भाई बहन इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी देख रहे हैं मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर होगा, सुख सागर होगा। रानी केतकी की कहानी तो इंसा अल्लाह खां की है। इंसा रानी, मैं बताता हूँ ना कि इंसा रानी, रानी केतकी इंसा अल्लाह खां की है। और सदा सुख सुख सागर में मिलेगा। सदा सुख अगर आपको लेना है तो सुख के सागर में डुबकी लगाओ, गोता लगाओ। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही असंगत था। बाकी भाषा योग वशिष्ठ भैया निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी का है। सदल नाच के उपाख्यान और लल्लू लाल प्रेम, प्रेम लल्लू टाइप के लोग प्रेम करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और अपनी तैयारी को आप सबको इसी तरह से बेहतर करते हुए आगे चलना है। जब तक चयन नहीं तब तक चैन नहीं, ठीक है। चलिए ये लो प्रश्न संख्या 9। अभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है ना, कि अभ्रंश भाषा में रामचरित्र रचना कौन सी है जिसमें राम का चरित्र लिखा गया है। विकल्प आपके सामने हैं, प्यारे प्यारे से विकल्प हैं और उतना ही बेहतरीन जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पौम चरी इज राइट आंसर, है ना। अब बिल्कुल सही जवाब, है ना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि कीर्तिलता की भाषा कौन सी है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अवहट्ट भाषा इज राइट आंसर, है ना। कीर्तिलता और कीर्तिपता का 2 रचनाएं जो है विद्यापति जी की है, जो कि ब्रज भाषा में, अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। तो अवहट्ट भाषा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, किसको माना जाता है, इस विकल्प के आधार पर आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। कवि शंभु इज राइट आंसर, है ना। अपभ्रंश का शंभु, अपभ्रंश का पहला कवि शंभु है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि सत्यवती कथा के रचनाकार कौन है ना। सत्यवती कथा, सत्य कथा किसकी है, आपका जवाब आ गया कि सर 1000 बार सत्य है कि ईश्वर एक है। 1 फार 1501 में ईश्वर दास की रचना है और 1000 बार सत्य है कि नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको पहली प्रेमाख्यान रचना माना है। ध्यान में आप रखिएगा कि 1000 बार सत्य है कि ईश्वर एक है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि सुमेलित कीजिए। आप एक तरफ देख रहे हैं सूची 1 और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है सूची 2। तो सूची 1 में पुस्तक यानी कि रचना है और सूची 2 में रचनाकार है, उन्हीं को आपको मिलाना है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए, मशक्कत करिए और इसके बाद जवाब दीजिए, है ना। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। ये BCD बिल्कुल जो जैसे है उसी क्रम में। पद्मावत जैसे कि 1540 में, मंझन की मधुमालती 1545 में, मुल्ला दाऊद चंदायन 1379 में, मृगावती अभी आपने देखा वन में मृग को, कुतबन की रचना है। मृगावती वन में रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वन में मृग, मृगावती ध्यान में रखिएगा 1501 में। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। चलिए पदम पदम से जाते हैं, मधु माझा में मिलती है मंझन में, चंदा मुल्ला के नाम पे दे दीजिए और मृग वन में रहता है। वन फार कुतबन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से ढेर सारी ट्रिकी क्लास मैंने जो है यूट्यूब पर बहुत पहले से ही अपलोड कर दिया है। तो जिन भाई बहनों को रचनाकार याद करने में दिक्कत हो, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं और आसानी से इन सभी तथ्यों को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर आ गया कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्यारा सा प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको जवाब देना है और थोड़ा सा विचार करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो होते हैं कभी कभी बड़ी गहरी चोट कर देते हैं। ये आपका जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बड़ रत्नाकर दामोदर की रचना नहीं है, दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। मैंने बताया था कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण दमदार होता है, तो दमदार फार दामोदर शर्मा का। अब बर्ण को ज्योति में पढ़ो, ज्योति ठाकुर द्वारा लिखा गया है। बड़ी प्रचलित ट्रिक है कि वर्ण अगर मिल जाए तो उसको ज्योति में पढ़ो। बड़ रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, यही असंगत था। बाकी कीर्त की लता भैया कौन, जिसके पास विद्या होगी ना उसकी कीर्त की लता फैलेगी,
तो विद्यापति की कीर्ति लता है। अभी आपके पास विद्या है तो आपकी लता फैल रही है कीर्ति की, है ना। शब्द का अनुशासन हेम जैसा होता है, हेमचंद का है। और पाहुर दोहा किसका है, बोले राम सिंह का, पाहुर दोहा राम सिंह का। तो ये सब रचनाओं को, रचनाकारों को बिल्कुल आपको अपने मन मस्तिष्क में छाप लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि अपभ्रंश के भेदनागर, उपनागर और ब्राचड़ किसने दिए हैं, है ना। जो अपभ्रंश है इसी में भेदनागर, उपनागर और ब्राचड़ किसने दिया है, आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर ठहरा हुआ आप सबके जवाब के लिए, है ना। और मित्रों आप सब प्रत्येक दिन सुबह जुड़ते हैं और पूरी प्रश्नोत्तरी में बड़े निष्ठा के साथ भाग लेते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका जो चयन है इस बार जरूर हो। और कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि प्रत्येक दिन रेगुलर तरीके से जुड़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। निश्चित रूप से इसी वर्ष ही आपका जो परिश्रम है बिल्कुल फलीभूत होगा। आप अपने इच्छित पद को प्राप्त करेंगे और आपका मान, यश, सम्मान सब कुछ बढ़ेगा। लक्ष्मी का आगमन भी, है ना, होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, मार्कंडेय इज राइट आंसर, है ना। देखिए अपभ्रंश में भेद नागर, उपनागर और ब्रांचड़ कौन, बोले मार्कंडेय। मार के डंडे, है ना, क्या करते हैं, अपभ्रंश में भेद करना है तो मार के डंडे करिए, उपनागर करना है मार के डंडे, ब्रांचड़ करना है तो मार के डंडे। और एक रचना मैंने आपको बताया था कि हंसा जाए अकेला, आप बताइए, यही ट्रिक बताया था कि मार के डंडे हंसा जाए अकेला रचना है, ठीक है। तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प डी सही जवाब। और जिन भाई बहनों ने दिया आप लोग लाख लाख बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है अपभ्रंश क्षेत्रीय रूप और दूसरी सूची 2 में विकसित होने वाली भाषा। तो कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा विकसित हुई है आपको मिलान करना है। तो थोड़ा सा इस टाइप के प्रश्नों को ध्यान से मिलाना होगा बिल्कुल, और मिलाइए। तो आप सबका जवाब मिला सौर सैनी तो बिल्कुल है। परापगु मैंने बताया था कि सौर सैनी को देख करके पारा गुम हो जाता है, इन्हीं के पश्चिमी राजस्थानी, गुजराती और मराठी ये सौर सैनी में आते हैं। तो उसी पश्चिमी ब्रजभाषा है ना। महागधी कौन होता, मैंने आपको बताया था कि सर महागधी तो बिहारी होते हैं। भैया देखो कोई अपने हृदय में मत लेगा, एक ट्रिक है, एक क्लू है कि महागधी बिहारी लोग। तो बिहारी लोग नहीं बल्कि बिहारी को हम लोग याद करने के लिए कर रहे हैं। किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, है ना। तो मैंने बताया था महागधी बिहारी। तो बिहारी में कौन है, मैम भोजपुरी, मैम भोजपुरी, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, तो ये देखिए मिल गया। और अर्ध गधी कौन होता है, बोले पूर्वी लोग अर्धगधी होते हैं। तो पूर्वी में ABC है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी मिल गया तो पूर्व अर्धमागधी में। और पैसासी का पंजा लहंदा होता है, पंजा लहंदा होता है, 85 का, पैसासी का, तो पंजाबी और लहंदा पैसासी के अंतर्गत आ गए। तो अब देखो सीधा सा प्रश्न आपका बन गया कि जिसमें देखिए ए का 1 हो गया और बिल्कुल B का 4 हो गया, C का 2 हो गया बिल्कुल सही, और D का 3 हो गया। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प C था बिल्कुल सही जवाब। और निश्चित रूप से आप सबकी जो तैयारी है ना ये बिल्कुल प्रदर्शित कर रही है कि आप सबकी जो पकड़ है बहुत मजबूत है। तो आप सब एक बार फिर बधाई के पात्र बने हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न के 17 है कि निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो भाषाओं का कालक्रम जो सही क्रम कौन सा है, जवाब देना है प्रश्न के 17 का। बिल्कुल आप सबका जवाब पहले ही मिल गया कि सर विकल्प ए को चुन लिया जाए। संस्कृत पाल प्रकृत अपभ्रंश, है ना। और इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सी, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाल है, फिर प्रकृत है, फिर अपभ्रंश है। और इसी अपभ्रंश से बिल्कुल सरसोनी अपभ्रंश है, और उसी सरसोनी अपभ्रंश से आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, जिसे आपने देखा कि 1000 ईस्वी से, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 18 है कि हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक कौन है। जवाब दीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना और पुस्तक है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन से हैं, आपका जवाब आना चाहिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी इज राइट आंसर, है ना। देखिए कैसे दिमाग में बैठाया जाए। देखिए हिंदी भाषा का उद्गम और विकास का उदय होता है ना। तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास का उदय फॉर उदय नारायण तिवारी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि पाली भाषा का एक अन्य नाम है, यानी कि पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है, किस नाम से उसको जानते हैं। जवाब दीजिए।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए मागधी। अब महागधी कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि बिहारी, यानी कि बीबी उड़ी असमिया, बिहारी, बीबी है ना, बंगला, बीबी उड़िया और असमिया, ये ध्यान में रखिएगा। तो महागधी ये ध्यान में रखिएगा, पाली का एक नाम है मागधी। ठीक है, चलिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। आपको अपनी तैयारी को इसी तरह से आगे बरकरार करना है, कहीं भी किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रखनी है। जो भाई बहन किसी कारण से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनसे भी एक बार हम आग्रह करेंगे कि एक बार आप लोग बिल्कुल समय निकाल करके आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे के लिए सुबह का समय जरूर निकालिए। काम करते हुए कोई भी काम आप कर रहे हो, बिल्कुल जुड़े रहिए। और आप ही के बीच से ढेर सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ते हैं और कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, निरंतरता जो व्यक्ति की है ना, वो निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य तक ले जाती है। बिल्कुल। और आप लोग की उपस्थिति, आप लोगों का जो सक्रिय रहना हमारे लिए भी ऊर्जा का काम करता है। जैसे जैसे आप सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी सक्रिय रहता हूँ। ठीक है ना। तो बिल्कुल आ गया प्रश्न संख्या 20 कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। आप जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 20 का कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति, है ना। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर अर्धगधी कौन होता है। मैंने बताया अभी अर्धगधी तो पूर्वी होते हैं, तो पूर्वी हिंदी अर्धगधी। महागधी बिहारी, है ना। तो पूर्वी हिंदी में ABC आता है, ध्यान में रखिएगा। महागधी बिहारी। सौरसेनी, सौरसेनी, सौरसेनी सेना को देख करके, सौर की सेना को देख कर पारा गुम हो गया। पश्चिमी राजस्थानी, गुजराती, मराठी, है ना। ब्राचड़ का जो पंजा होता है लहंदा होता है, तो आपने देखा कि सिंधी और लहंदा। ठीक। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 20 का जो जवाब था विकल्प C इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूफी कवि नूर मोहम्मद की है। अब नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब प्लग झपकते ही आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अनुराग बांसुरी इज राइट आंसर, है ना। देखिए नूर निकलता है किसकी, बोले मोहम्मद, नूर मोहम्मद की बांसुरी से नूर निकलता है। और मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे देखिएगा नूर, यहाँ पे देखिएगा नूर। अनुराग बांसुरी किसकी है, नूर मोहम्मद की है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी प्रसिद्ध रचना है ज्ञानदीप, है ना। ज्ञानदीप किसकी रचना है, शेख नबी की। शेख नबी, मैंने बताया था नवा नवा ज्ञान, है ना। चित्रवली, चित्रावली किसकी है, तो उस्मान की है। उस्मान, उसको मान लीजिए चित्रवली। हंस जवाहिर अभी आपने देखा था कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। तो ये रचनाएं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो ऐसी रचनाओं को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए। और देखिए मित्रों, आप सब तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पकड़ आप सबकी है, चाहे हिंदी का साहित्य का इतिहास हो, चाहे व्याकरण हो। लेकिन कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जो कि बिल्कुल अभी अभी B.Ed किए हैं, नए शरीर से हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए ट्रिकी वे में आपके प्रश्नोत्तरी, ट्रिकी वे में आपकी क्लास मेरे द्वारा कराई जाती है और आप सबके द्वारा बेहद सराहा जा रहा है। इसके लिए ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पर आ गया कि रचना काल के आरोही क्रम में सजाएं। तो रचना काल को आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो कौन सी रचना आरोही अवरोही, घटते हुए और बढ़ते हुए, है ना। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आपको देना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको चलना है। और आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प B। चंदायन 1379 में, बिल्कुल। मृगावती 1501 में, पद्मावती 1540 में और मधुमालती मंझन की 1545 में। मैंने बताया था 15 की 45 ग्राम मधु माझा में मिलती है ना। जायसी पद पाते हैं, पद से व्यक्ति क्या होता है, यश पाता है, जायसी पद से। मृगा वन में रहता है, मृगावती कुतबन की, है ना। चंदा दीजिए मुल्ला के नाम पर, मुल्ला दाऊद की रचना है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प B था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 23 है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको जवाब देना है कि कौन सा कथन असत्य है ना। थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और प्रश्न संख्या 23 का कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए एक तो होता है अघोष, है ना। अघोष में पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, अघोष। और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य नहीं, कौन सा कथन बल्कि आपको होना था, ये भी देखो सत्य है। घा सघोष और बिल्कुल महाप्राण है,
दा सघोष अल्प प्राण है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 23 का विकल्प सी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 24 है कि सूरदास का जन्म काल, थोड़ा सा आसान प्रश्न है लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी एक बार आपको रट्टा लगाना है और आप सबका जवाब आया सर विकल्प बी को लाख किया जाए। 1478 ईस्वी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। संख्या 25 है कि कौन सा उपन्यास सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है, और आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए खंजन नैन, है ना। सूरदास जी का नैन आप जान ही रहे हैं, खंजन नैन। ठीक है, तो बस ऐसे किलो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 26 है कि आरोही क्रम में सजाइए, और आरोही क्रम में सजाना हो ना तो जैसे कबीर को देखिए तुरंत उसी विकल्प में पहुंच जाइए। तो कबीर, दादू, मलूक दास और सुंदर दास, है ना, विकल्प ये इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि वरवय रामायण के रचयिता कौन है, आपको जवाब देना है वरवय रामायण किसका है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर वरवय रामायण विकल्प श्री तुलसीदास का है ना। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। अब कौन सा कथन असत्य है उसी को आपको चयन के रूप में रखना है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए। व्यंग्यार्थ कौमुदी भूषण की रचना नहीं है बल्कि रीत काल के कवि हैं जिनका नाम है प्रताप शाही। तो प्रताप शाही ने व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचना की है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था ये बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और कवित रत्नाकर सेनापति का है। ललित राम मतिराम, जिसके मत में राम है उसका ललित राम होगा, ध्यान में रखिएगा। और सुजान चरित्र सूदन का है ना। सबको आप स्टार लगा कर अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए आगे चलते रहिए। ठीक है, चलिए। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 29 है कि राम प्रसाद निरंजनी की कृति है ना। तो आपको जवाब देना होगा। अभी आपने देखा था कि भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की कृति है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 30 है कि ला किस प्रकार का व्यंजन है ना। ला किस प्रकार का व्यंजन है, और आप सबका जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए या र ल वा, है ना, अंतस्थ है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि मोई तो ओको तुमाओ सर्वनाम किस बोली के हैं, किस बोली के हैं, जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 31 का। और आप सबका जवाब आ गया अक्सर विकल्प डी को लाख किया जाए बुंदेली, है ना। बुंदेली बोली के अंतर्गत ये सब जो शब्द हैं बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दोनों आपके सामने हैं और उसी को मिलाना है ना। तो बिल्कुल ता था दादा, मैंने बताया था ता था दा दंत में आते हैं सब, तो दंत हैं, तो इसको दंत पे ले चलिए। कहाँ पे ले चलिए, ता था दा दंत, दंत पे ले चलिए 3, तो ए का 3 बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा है जा, चा छा जा, जा चा, चा से चाट लीजिए और चाटते हैं तालू से, तो चा छा जा तालू हो गया। और उसमें बिल्कुल उसमें है सा साहा, छोटा सा बड़ा सा खट्टी सा छोटा सा हा, ये उसमें है। और क ख ग घ ङ कंठ है, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल ये का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे ही आप सबको अपनी तैयारी करते हुए आगे चलते रहना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि पद्मावत का रचना काल है। अब आपके सामने वही प्रश्न आ गया कि पद्मावत का रचना काल, है ना। पद्मावत रचना किसकी है, तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर जायसी का है। कब, 1540 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 34 है कि तुलसीदास का जीवन काल क्या है। ये देखिए प्यारा सा प्रश्न, आसान सा जवाब आप सबके लिए। और आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प बी को लाख किया जाए 1532-1623 तुलसीदास जी का जीवन काल है। जन्म 1532 में, 1623 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, चलिए। अवध विलास कृति के लेखक कौन है, यानी कि अवध विलास किसकी रचना है, जवाब दीजिए। और मुझे लग रहा है कि 25 से 30 बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप सबके लिए हलवा सा प्रश्न है। और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए लालदास इज राइट आंसर, है ना। कि अवध में विलास करता है कौन, बोले लालदास, लालदास अवध विलास। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि कवि गड़िया नंददास जड़िया किस कवि के बारे में है, जवाब दीजिए कि और कब गड़िया है नंददास जड़िया है ना, किसके बारे में है। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाख किया जाए नंददास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 37 है कि नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा, बोले सर विकल्प को ला किया जाए, मीराबाई इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था मीराबाई था, बिल्कुल सही जवाब है। तो नरसिंह जी का मायरा मीराबाई। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 38 है कि रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? जवाब आपको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है रास पंचाध्यायी। अब रास पंचाध्यायी मैंने आपको बताया था कि रास किसको, बोले सर नंद के। नंद के रास के 5 अंत्याध्यायी हैं। 5 अंत्याध्यायी किसके? नंद, रास आ जाती है, ध्यान में रखिएगा। और नंददास को ऐसे स्टार लगाकर अपने नोटबुक पे छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इस विकल्प के अनुसार, और आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, रामचरितमानस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 40 है कि जायसीकृत पद्मावत की भाषा है। अब जायसी की रचना है पद्मावत, पद्मावत की भाषा कौन सी है? आपको जवाब देना है। तो आसान सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अवधी भाषा इज राइट आंसर। पद्मावत का रचना 1540 ईस्वी में हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 41 है खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। जवाब दीजिए। विकल्प आपके सामने है कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। तो खड़ी बोली को एक अन्य नाम कौरवी नाम से जाना जाता है। इसको सरहिंदी भी कहते हैं, इसी को आप ध्यान में रखिएगा, हिंदुस्तानी भी कहते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब था विकल्प बी कौरवी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है कि पौम चरिऊ के रचनाकार हैं, यानी कि पौम चरिऊ रचना किसकी है? जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, शंभु इज राइट आंसर, है ना। और शंभु जी की रचना के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि परिपंची शंभु, परिपंची शंभु, यानी कि पौम चरिऊ, रिठड़ेम चरिऊ, शंभु छांदस, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 43 है कि भविष्यत कथा की रचनाकार कौन है ना। भविष्यत कथा के रचनाकार कौन है? आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, धनपाल इज राइट आंसर, है ना। देखिए, भविष्य के लिए धन को पाओ, धन को पाल के रखो, धन को पाल के रखो, किसके लिए? बोले सर भविष्य के लिए। ठीक है, तो धनपाल की रचना है। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न। अभी आपने देखा कि खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी, हिंदुस्तानी है, ये भी आपने ध्यान में रख लीजिए। ठीक है ना। और अब बता रहे हैं कि खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुनीत कुमार चटर्जी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो खड़ी भाली बोली है ना, उसको हिंदुस्तानी सुनीत कुमार ने कहा, हिंदुस्तानी सुनीत कुमार ने कहा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 45 है कि मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अब मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था क्या है? अब पहली अवस्था आपको पता है कि संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो पाली, प्रकृति, अपभ्रंश, है ना। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 45 का कि तीसरी अवस्था कौन सी है। तो धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पाली, प्रकृति, अपभ्रंश इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 46 है कि करकंड चरित्र के रचयिता हैं, है ना। तो करकंड चरित्र के रचयिता कौन है? जवाब आपको देना है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि करकामर मुनि, करकामर मुनि ने करकंड चरित्र लिखा है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो इसलिए इसको भी स्टार लगाकर आप साइड में कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो एक तरफ तो आपको दिखाई दे रहे हैं कवि और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। उस्मान की, तो मान लो भैया चित्रावली। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, ध्यान में रखिएगा। जान कवि, तो जान है भैया की कनकावली। और निसार है यूसुफ का जुलेसा पर, यूसुफ जुलेफा निसार, निसार है यूसुफ का जुलेसा से। और जान है तो कनकावली, कनकावली ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए विकल्प ए का 3, है ना, और बी का देखा आपने 1, सी का 4 और डी का 2। तो जिन भाई बहनों का जवाब जो है विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 48 है कि पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है।
है ना। और आपकी परीक्षा में उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ओस्ट इज राइट आंसर। और मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि जब बच्चा छोटा सा रहता है तो पापा, है ना, पा फा बा वाली बोलता, बाबा, है ना, मामा। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसके पास दांत नहीं होता है तो ओठों को चिपका करके ही बोलता है। तो पा 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 पा, ये ध्यान में रखिएगा, ओष्ठ से चिपका के बोलेगा तो ओठ से है, ध्यान में रखिएगा। दंत का मैंने बताया था, ता था दा धा ना, दंत में आ गया, दंत हो गया। मूर्धन्य ऋटुसारा मूर्धा टा ठा डा ढा डा, है ना, धन्य है, मूर्धन्य है। और का से कंठ, का से कंठ, का से का वर्ग जितना है वो कंठ में आता है, का खा गा घा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 48 का जो विकल्प था, विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब था, बिल्कुल आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अब कौन सी बोली इसमें पश्चिमी हिंदी की नहीं है, उसी का आपको चयन करना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बघेली, है ना। बघेली की बात करते हैं तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एबीसी पूर्वी के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और आप लोग बिल्कुल इसको रट्टा लगा लिए होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि श्रावकाचार रचना किसकी है ना। और श्रावकाचार रचना किसकी है, आपको जवाब देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, देवसेन इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो श्रावकाचार है, श्रावकाचार देवसेन, देवसेन की रचना है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना भरपूर ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपनी तैयारी पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह एवं विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सब हमारे साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।